जैसा कि हम आपको अपने पिछले एपिसोड में या अपने पिछले क्लास में आपको हमने पढ़ाया था मुगलों का डिक्लाइन, मुगलों का पतन, और मैं उसके आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आप लोग नज़र डालिएगा कार्यकाल में। ये कार्यकाल मैंने आपको बताया है क्योंकि अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इसी से रिलेटेड पॉइंट है। औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1707 तक, बहादुर शाह का कार्यकाल 1707 से 1712 तक, जहांदार शाह का 1712 से 1713 तक, फारूक सियार या सियर का कार्यकाल 1713 से 1719 तक, और मोहम्मद शाह का कार्यकाल 1719 से 1748 तक। अब हमने आपको पिछली क्लास में दृष्टिकोण के आधार पर 5 कारण बताए थे जो कि लाजमी है किसी भी डेक्लाइन के, लेकिन मैं 2 इसमें और ऐड करना चाहूँगा जो इनके थे। बाहरी आक्रमण, बाहरी का हमारा बाहरी से मतलब है हमारा कि बाहरी यानी यूरोपीय, भारत में यूरोपियों का आगमन। पहला आपको मैं बताना चाहता हूं कि मोहम्मद शाह रंगीले के कार्यकाल में 1739 में भारत पर अहमद शाह अब्दाली ये जो था वो सेनापति था। सेनापति था किसका? नादिर शाह का। सर्वप्रथम नादिर शाह 1739 में सर्वप्रथम नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय आपको कार्यकाल के अनुसार मोहम्मद शाह रंगीले का कार्यकाल चल रहा था। वो बहुत ही अय्याश किस्म का और बहुत ही निरंकुश उत्तराधिकारी था औरंगजेब का, जिसके अंदर न लड़ने की क्षमता थी न शासन करने की क्षमता थी। और नादिर शाह सिर्फ भारत आया था भारत को लूटने के उद्देश्य से। वह आया भारत को, और भारत के दिल्ली में उस समय भारत का शासन का जो मुख्य शासक था वो दिल्ली में रहता था। तो इसने दिल्ली आया, या दिल्ली में इसने आकर मोहम्मद शाह रंगीले को हराकर उसे बंदी बना लिया था। और बंदी बनाने के बाद वहाँ के आसपास के इलाकों को बहुत मार काट करके लूटा। इसने लूट कर फिर पंजाब, भारत के पंजाब के पूर्व इलाके, सिंधु नदी के पश्चिमी के इलाके, पंजाब के उत्तर और सिंधु नदी के पश्चिम के इलाके पर अपना वर्चस्व कायम करने के शर्त पर मोहम्मद शाह रंगीले को छोड़ दिया और यह फिर वापस चला गया। ये बहुत ही बड़ा कारण है इनके डिक्लाइन का, क्योंकि जब मोहम्मद शाह रंगीले या भारत का मेन मुखिया जो था वो अगर ऐसे हार सकता है, तो भारत में स्थित शक्तियां जो थी, खंडों में बिखरी हुई शक्तियां जो थी, जैसे मराठा थे, हैदराबाद था, सिख थे, राजपूत थे, इन लोगों ने सोचा कि अब भारत का शासनकाल कमजोर हाथों में है, और इन लोगों ने धीरे धीरे उनके ऊपर चढ़ाई करना चालू कर दिया, जिसके कारण मुगल काल का डिक्लाइन हुआ। और इनके डिक्लाइन में ये सब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। और मुगलों के पतन के परिणाम पर अब हम चर्चा करेंगे। ये तो हो गए उनके पतन के कारण, और उनके पतन के जो परिणाम थे, क्या परिणाम हो सकते हैं।
आप लोगों को पतन के परिणाम अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसके हिसाब से मालूम चल जाएगा। अब आप बताइए पतन के परिणाम, पतन के परिणाम। सबसे पहले आप जानते हैं कि सन 1600 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के चार्टर द्वारा। तो ये भारत में आए थे, मुख्य उद्देश्य इनका था भारत में आने का व्यापार, लेकिन ये धीरे धीरे भारत के प्रशासनिक और सैन्य मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे। तो जब ये आए तो मुगलों का डिक्लाइन हो रहा था। तो 17वीं 18वीं शताब्दी में मुगलों के डिक्लाइन के समय अंग्रेजों ने सोचा कि अब मुगल कमजोर हो चुके हैं, तो इन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया और भारत पर आक्रमण किया, भारत के राजा को हराया। इससे आपको जाहिर सी बात पता चलती है इनका परिणाम क्या हुआ। ब्रिटिश शासन के लिए भारत के द्वार खुल गए थे क्योंकि शासन कमजोर हाथों में था। दूसरा कारण है कि भारतीयों को भारत में कई थे, राजपूत थे, हैदराबाद के निजाम थे, सिख थे, रुहेला थे, और आगरा और मथुरा में जाट भी थे। ऐसे कई लोग थे, लेकिन भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए कोई शक्ति नहीं, अर्थात इनमें एकता नहीं। ये जितने भी गुट थे ये आपस में बटे हुए थे, इनमें एकता नहीं थी। एक ये भी परिणाम हुआ। ऐसी कोई ताकत नहीं रही जो पश्चिम से आने वाली शक्तियों से लड़ सके। जो पश्चिम से आ रहे थे अर्थात वर्तमान पाकिस्तान से नादिर शाह और उसके बाद उसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली, ये सब जो आ रहे थे, इनको रोकने के लिए कोई एक महत्वपूर्ण शक्ति नहीं थी भारत में। कई रियासतें स्वतंत्र हो गई थी। जो बंगाल है और आपका अवध है, हैदराबाद है, ये रियासतें जो थी ये मुगलों के काल की रियासतें थी जो कि समाप्त हो चुकी थी। ये भी एक महत्वपूर्ण परिणाम रहा। आपको 5 परिणाम मैंने बता दिया है। स्वतंत्र रियासतें, बस इनके पतन का परिणाम इतना ही रहा। और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको अगले क्लास में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। अब आपने जान लिया 17वीं 18वीं शताब्दी में मुगलों का पतन जान लिया आपने। अब हम बात करेंगे कि मुगलों के पतन के दौरान जो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ था हमारे देश में। हमारा भारत देश बहुत ही बड़ा है, जिसमें हर जगह पर छोटी छोटी जगहों पर छोटी छोटी शक्तियों का उदय हुआ था, और इसके बारे में हम आपको अगले क्लास में बताएंगे कि वो कौन कौन सी शक्तियाँ थी, कैसे थे। सारी डिटेल अगले क्लास में आपको मिलेंगी।